नमस्कार। नमस्कार। आज के संवाद में सभी दर्शकों का मैं संजय भारद्वाज हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संवाद अर्थात दो या दो से अधिक लोगों के बीच का वार्तालाप। वस्तुतः संवाद मनुष्य के जीवन का चमत्कारिक पहलू है। संवाद अधिकांश समस्याओं का सहज हल है। मुझे अपनी कविता की दो पंक्तियां यहां याद आती हैं। विवादों की चर्चा में युग जमते देखे, विवादों की चर्चा में युग जमते देखे, आओ संवाद करें, युगों को पल में पिघलते देखें। मेरे तुम्हारे चुप रहने से बढ़ाते रिश्ते देखे, आओ संवाद करें, रिश्तों में दौड़ते बच्चे देखें। और यह संवाद यदि किसी ऐसे व्यक्तित्व से हो जिसका जीवन संघर्ष की गाथा हो, जिसके जीवन का दर्शन प्रेरणा का पुंज हो, तो यह सामान्य वार्तालाप न रहकर एक तरह से दीप स्तंभ बन जाता है। आज हमारे बीच उपस्थित है एक ऐसे ही दीप स्तंभ, श्रद्धेय जयराम गंगाधर फगरे जी। नमस्कार सर। नमस्कार। फगरे सर, आज 90 वर्ष के चिरयुवा महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के संचालक। और यदि मैं बहुत संक्षेप में भी यदि कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हिंदी का प्रचार प्रसार, अध्ययन, अध्यापन, शिक्षकों का संगठन या सामाजिक भान, फगरे सर का जीवन एक तरह से कल कल बहती निर्मल गंगा है। हम आरंभ करेंगे इस गंगा के उद्गम से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। धन्यवाद। हम आपके बाल्यकाल की संक्षिप्त जानकारी चाहेंगे। देखिए, मेरा बाल्यकाल तो बहुत संघर्ष में रहा जी। जब मैं 5-6 साल का था, पूरे गांव की स्थिति भी मुझे मालूम नहीं थी। अपने घर के लोगों के सदस्यों का परिचय तक मुझे उतना नहीं था। कौन रिश्तेदार हैं इसकी जानकारी मुझे पूरी नहीं थी। ऐसे समय में मुझे 5 साल पूरे होने तक घर में रहना पड़ा। लेकिन 5 साल के बाद मुझे अपने जन्म गांव से करीबन 30-35 किलोमीटर पर एक मौसेरी मौसे के यहाँ एक रिश्ता जोड़कर उसके यहाँ एक विद्यार्थी के नाते रखा गया जी। मैं विद्यार्थी के नाते काम करता रहूं, पाठशाला में जाता रहूं, घर के काम करता रहूं और जो भी जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व पड़े उनको निभाता रहूं। मैं नहीं जानता कि मैंने क्या नहीं किया जी। मैंने सबको नहाया, परमेश्वर की पूजा के लिए फूल लाया, क्या नहीं किया। घर साफ किया, कुत्तों का पालन किया, जो भी करना पड़े वो भी किया बचपन में। वहीं एक मराठी स्कूल था और मराठी स्कूल में मैं बाल वर्ग से पढ़ना मैंने शुरू किया जी। अब पाठशाला ऐसी थी कि जो एक समझिए देहाती स्कूल ही था और ऐसे हालत में 4 विद्यार्थी, एक शिक्षक, एक विद्यार्थी एक कक्ष का। तो ऐसी स्थिति में हम 4ठी तक पढ़े और 4ठी की परीक्षा अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। फिर 5वीं का प्रश्न उपस्थित हुआ तो हमारे शिक्षक ओक नाम के थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई, हमारी पढ़ाई घर पर कराई, सब कुछ सिखा दिया। कुओं में तैरना कैसे है, पानी में जाना कैसे है, क्या करना है, सब प्रकार की जीवन शिक्षा उन्होंने दी। और 5वीं की परीक्षा एक वहाँ के कुंभार खानी नाम के गांव में एक पाठशाला थी, वहाँ पर हमें 5वीं कक्षा के लिए भेजा। 5वीं उत्तीर्ण हुए। यहाँ तक का मेरा जीवन नांदगांव के एक ग्रामीण भाग में हुआ, जहाँ का मेरा परिचय पूरा बचपन समझिए 5 साल से 12-13 साल तक का जीवन मेरा वहीं गुजरा।
जी। उस गांव से मेरा परिचय हो गया, मैं उनका हो गया, वे मेरे हो गए, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई। उन दिनों तो जितना मैं जानता हूं कि 5वीं तक की शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी जी। और जैसा वर्णन अभी आपने किया कि सामाजिक समरसता की बात भी आपके पूरे इस कथन में कहीं आई कि अलग अलग विचारधारा के साथ भी उस समय भी, यानी जिस तरह का एक स्थिति आज बताई जाती है उसकी तुलना में स्थिति बेहतर थी कि अलग अलग विचारधारा के लोग एक स्थान पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे जी। और कहीं ना कहीं जीवन में अग्रसर होने के, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। सर, 5वीं के बाद में जितना मैंने आपके जीवन का अध्ययन किया है, उसके बाद चूंकि आपके माता पिता और परिजन जो है पुणे में ओंकारेश्वर मंदिर के आसपास आकर रहने लगे थे, उसके बाद आपका पुणे आना हुआ। जी। पुणे आने के बाद में फिर आपका आगे का अध्ययन यहाँ पर हुआ और 7वीं की परीक्षा, जिसे उन दिनों वर्नाकुलर कहा जाता था, वर्नाकुलर फाइनल कहा जाता था, जी जी जी, वो आपने उत्तीर्ण की, जिसके बाद में नौकरी की संभावनाएं जो है बनती चली गई। आपका सारा बचपन जो है वो घोर निर्धनता में बीता, यानी ग्रामीण अगर उसको छोड़ दिया, उसके खासतौर पर पुणे में आने के बाद में बहुत बड़ा संघर्ष रहा। जितना मैंने अध्ययन किया, मधुकरी की स्थिति थी, जी जी, उसके सिवा जो भी काम मिलता छोटे मोटे काम करके आप आगे चलते रहे। और उसके बाद में 7वीं होने के बाद में आपने अंशकालीन नौकरियां की। इस सारी यात्रा में हिंदी के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? हाँ, एक बात बड़ी बड़ी पते की बात है जी। 1951 एक साल मेरे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण रहा। 1951 में महाराष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के हर वर्ष एक अधिवेशन हुआ करता था और उस अधिवेशन के लिए पूरे राष्ट्र के लोग, प्रतिनिधि, साहित्यिक एकत्रित होते थे। करीबन 1000 सदस्य आते थे जी। उनके रहने और खाने पीने का प्रबंध करना पड़ता था। तो 1951 में ये परिषद नूतन मराठी हाई स्कूल में हुई और मैं तब शायद मैं 20-22 साल का हुआ होगा। तो तब उस समय हिंदी प्रचार संघ नाम की संस्था की गांधी जी की स्थापित की हुई, उसके लोग और मैं एक साथ हो गए सब, और मेरे ऊपर स्वयं सेवक का दायित्व सौंपा गया। जी। स्वयं सेवक माने वहाँ एक केबिन बनाया था और पुणे शहर और आसपास के गांवों की जानकारी देने का काम मेरे ऊपर था। मतलब अधिवेशन की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तब से 1951 से मेरा हिंदी प्रवेश हुआ है। जी जी। हिंदी कार्य प्रारंभ वहीं से हुआ है। और उसके बाद आपका जो आगे का अध्ययन था वो भी हिंदी को मुख्य विषय लेकर हुआ। जी। सर, आपने वो समय देखा, यानी अभी आपने 1951 की बात की, ये आज से 70 वर्ष पहले की बात है। उस समय हिंदी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रों का रुझान किस तरह का था, समाज का रुझान किस तरह का था? क्योंकि वर्तमान में अभी पिछले 4-5 वर्षों में निश्चित तौर पर कुछ परिवर्तन आए हैं, लेकिन सामान्यतः हमारी शिक्षा व्यवस्था ने विज्ञान और गणित इसको जो है केंद्र में रख दिया है जी। और अन्य सारे विषय कहीं पिछड़ते चले गए। तो हिंदी प्रचार प्रसार की स्थिति आज से 70 वर्ष पूर्व किस तरह की थी? हाँ, ये बहुत प्रश्न आपका बड़ा मारने का रहा, क्योंकि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके सामने भारत का स्वातंत्र्य था और स्वातंत्र्य प्राप्ति के लिए उन्होंने एक ही मात्र हेतु सामने रखा था और सबको जोड़ने वाली, सबको साथ ले जाने वाली और सब में अपने प्रचार कार्य करने वाली भाषा यदि कोई हिंदुस्तान में है तो हिंदी है। और इसलिए हिंदी माध्यम उन्होंने पकड़ लिया। उस समय पढ़ने वालों का रुझान हिंदी के प्रति बहुत बड़ा था। सामान्य से मतलब बालकों से लेकर प्रौढ़ों तक मेरे साथ जो पढ़ते थे वो 70-65 साल के व्यक्ति थे, तो सब लोग हिंदी के प्रति आकर्षित थे जी। क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो आगे चलकर हिंदुस्तान की भाषा बनेगी, नहीं तो विश्व की भाषा बनेगी। इस विचार से सब लोग उसकी ओर आकर्षित थे, रुझान बड़ा था। यहाँ पर पुणे में वर्ग पर वर्ग, कक्षा पर कक्षा लगते थे।
जी। हिंदी प्रचार संघ आज का जो कॉस्मोस बैंक है, बड़ा बिल्डिंग, तो वहाँ पर हमारी जगह थी। वहाँ पर हम 5-5, 6-6 कक्षाएं चलाते थे। इतना बड़ा रुझान था, लोगों की भीड़ रहती थी। हर हफ्ते हम एक संवाद परिसंवाद रखते थे, संभाषण। तो इतनी हालत अच्छी थी कि हिंदी प्रचार करना एक बात है कि वहाँ पर पैसे की प्राप्ति नहीं थी, केवल अपने बस इच्छा शक्ति पर उनको पढ़ाना है, जाना है, समय देना है, यही चलता था। लेकिन रुझान अच्छा था। पर ये बहुत मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये एक निष्ठा और समर्पण से जुड़ा हुआ विषय था। आम भारतीय में, आम नागरिक में हिंदी को लेकर जो रुझान था वो इस रूप में भी था कि हिंदी एक सेतु भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में राष्ट्र के हर नागरिक को जोड़ेगी। और हम सब जानते हैं कि स्वाधीनता संग्राम में भी हिंदी जो है वो संघर्ष का माध्यम बनी। सर, इसी को जोड़कर मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगा। चूंकि आपने वो समय देखा, अब वर्तमान में भाषाओं को लेकर, तमाम भारतीय भाषाओं को लेकर, विशेषकर हिंदी को लेकर जो स्थिति है, तब और अब में किस तरह का अंतर पाते हैं आप? अंतर बहुत बड़ा है जी लोगों के मन में हिंदी के प्रति प्रेम है, जी, हिंदी के प्रति प्यार है। हिंदी ही हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदी ही विश्व की भाषा है जी, इस पर सबका भरोसा है। लेकिन बात ये हुई है, अब युग बदला है, तांत्रिक युग आ गया है और तांत्रिक युग में सभी सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। बिना भाषा के भी कुछ चल सकता है, इस प्रकार की स्थितियां निर्माण हो गई है। और खास करके सरकारी नीति जो है वो हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना, ये बात, ये राजनीति का विषय हो गया है। इसमें राजनीति जुड़ गई है। वास्तव में देखा जाए तो आज का और पहले का हिंदी प्रचार, उसमें कोई दो मत नहीं है, एक ही है। देखा जाए तो उस समय जितने विद्यार्थी बैठते नहीं थे, दुगुना विद्यार्थी आज परीक्षाओं में बैठते हैं। जी, भारत सरकार और ये हमारी शासकीय सरकार जो है यहाँ की स्टेट की, उसमें देखा जाए तो मान्य परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी दुगुना संख्या में बैठते हैं। जहाँ विरोध है दक्षिण में, वहाँ पर आज देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या दक्षिण भारत की है। जी जी जी। तो हिंदी के प्रति कोई कम भाव नहीं है। हिंदी के प्रति जितना लगाव था उतना ही है, लेकिन एक राजनीति का उसमें समावेश हो गया है और इसलिए राजनीति ने भाषा नीति को बिगाड़ा है। बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक ऐसे पहलू को आपने छुआ है, भाषा की राजनीति। जैसे ही राजनीति ने प्रवेश किया, राजनीति ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रवेश किया, लेकिन भाषा को लेकर जब राजनीति होने लगी तो इससे जुड़ा हुआ मैं एक अगला प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। कहा यह जाता है कि भाषा संस्कृति की वीणा है, भाषा सभ्यता की वाणी है। एक समय, आज से 50, 60, 70 वर्ष पहले या लगभग 5 दशक 4 दशक पहले तक के समय में भी हमारे विद्यार्थी जो है मूल रूप से हिंदी के माध्यम से या अन्य जो हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं उनके माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते थे। समय के साथ में अंग्रेजी माध्यम इस तरह से बढ़ता चला गया, सुरसा के मुंह की तरह कि उसने अन्य सारे माध्यमों को, अधिकांश माध्यमों का लगभग जो है उनको समापन की स्थिति में ला दिया। आपने आपका सारा जीवन शिक्षक के रूप में बिताया है जी। मैं ये जानना चाहूंगा सर कि शिक्षा के माध्यम में जो परिवर्तन हुआ, इसका छात्रों के संस्कार पर कितना प्रभाव पड़ा? तो अब कहेंगे कि माध्यम बदल गया, इसलिए विद्यार्थियों के संस्कारों में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जी, संस्कार जो है वही है, लेकिन एक बात ये रही है कि आजकल केवल और केवल एक धन प्राप्ति की ओर ये सब चल रहा है। पुराना एक समय ऐसा था कि कुछ अच्छे संस्कार होते थे। शाम के समय कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा किया जाता था, उनको
कुछ सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, गाया जाता था। ये संस्कार जो थे वो समयाधीन हो गए हैं, वो संस्कार आजकल रही नहीं है। लेकिन लोगों के मन बदले नहीं है, मन बदले नहीं है, संस्कारों की दिशा बदल गई है, लेकिन संस्कार बदले नहीं है, दिशा में परिवर्तन आया। मुझे लगता है ये एक कहा जाए तो एक मंत्र की तरह आपने दिया है कि संस्कारों की दिशा बदल गई है लेकिन लोगों के मन बदले नहीं है। यानी अभी भी समय है कि जिस तरह से हम एक तरह से पैसा केंद्र में आता चला गया, अभी भी समय है कि यदि प्रयास करें, चूंकि मन बदले नहीं है तो लौटा जा सकता है। आप इसके बारे में आशान्वित हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल आशावान हूँ जी। ये समय बदलेगा, पूर्ववत हो जाएगा, पूर्ववत हमारी स्थिति आ जाएगी, पूर्ववत हमारे संस्कार कायम होते जाएंगे, हम पूर्ववत भारत को देखेंगे। वाह। बात यह है कि गांधी जी ने हिंदी का प्रचार शुरू किया जनवरी यानी 1918 में, दक्षिण में अहिंदी प्रांतों को चुना, दक्षिण भाग, और बाकी जो है वो 4 जुलाई 1936 में उन्होंने दक्षिण छोड़कर वर्धा, सेवाग्राम, जी। ये पूरा दक्षिण भारत उन्होंने हिंदी के लिए चुना और वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की। तो ये रही भारत की एकता की कुछ निशानी है। भारत कभी 2 भारत नहीं हो सकते हैं, 2 खंड नहीं हो सकते हैं। जो पूर्ववत भारत है वो पूर्ववत भारत रहकर ही रहेगा जी, उसमें कोई 2 राय नहीं है। सर भाषा और एकात्मता के विषय को मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ अध्ययन अध्यापन की ओर। जैसा मैंने कहा, आपका सारा जीवन आपने शिक्षक के रूप में बिताया है। आपने हिंदी अध्यापक मंडल की स्थापना की, आपने शिक्षक आमदार का चुनाव, हम जिसे शिक्षक विधायक कहें, सामान्यतः मराठी में आमदार शब्द प्रयोग होता है, तो शिक्षक विधायक का चुनाव भी आपने लड़ा। शिक्षक के रूप में आपके जीवन का अनुभव कैसा और किस तरह का रहा? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, महत्व का है, आज के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। शिक्षक यानी सर्वोदय यानी सर्वत्याग करने की भूमिका रखने वाले व्यक्ति, जी। अपनापन छोड़कर दूसरों के लिए जीवन जीना, ये शिक्षक का काम है। हम जब पढ़ाते थे, हम जब शिक्षक के रूप में काम करते थे, तो एक ऐसा समय था कि हम समय की परवाह ही नहीं करते थे। जब कभी 10 बजे 9 बजे स्कूल जाते थे तो रात के 8 बजे तक घर पहुंचते थे। ये समर्पण की भावना जो थी, तो वो समर्पण की भावना पूर्व शिक्षकों में थी। विद्यार्थियों में संस्कार डालने की स्थिति थी। विद्यार्थी मेरे हैं, मैं उनका हूँ, केंद्र बिंदु विद्यार्थी थे और उस दृष्टि से हम काम करते थे। आज भी मैं 90 साल का हूँ, लेकिन मेरे विद्यार्थी इतने जीवन में आए विद्यार्थी, मैंने शायद कोई एक हिंदी विषय पढ़ाया हो, लेकिन मैंने सभी विषय पढ़ाए। उनको जीवन पढ़ाया, उनको जीवन दे दिया। मैदान में कैसे पहुंचना है, मैदान में कैसे पैर रखना है, मैदान में कैसे कूदना है, और कहीं जाते समय रास्ते से जाते समय गड्ढे को डालना कैसे है, टालना कैसे है, ये सिखाया। पेड़ों पर चढ़ना कैसे, ये सिखाया। मैंने जीवनोपयोगी बातें उनके सामने रखी। तो शिक्षक एक ऐसा था कि जो अपने आप को भूल कर सब कुछ पढ़ाता था। अपने को भूलना, दूसरे को केंद्र स्थान में रखना और उनके उद्धार के लिए, उनके भविष्य के लिए जो भी करना है वो शिक्षक करता था। आज भी मेरे सामने ऐसे विद्यार्थी हैं जो मुझे याद करते हैं, क्योंकि मैंने शायद, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ किया, लेकिन वो कहते हैं तो उनको जीवन दिया मैंने। जीवन देने की बात की तो जीवन पाठ ये शिक्षक का उद्देश्य था। मैंने ऐसे
महामंडल हिंदी का स्थापन किया। क्यों किया? 1980 में किया। बोबडे नाम के शिक्षा अधिकारी थे, तो उनकी अध्यक्षता में वो महामंडल बनाया। सारे महाराष्ट्र को घूमता रहा। क्या क्या किया मैंने विद्यार्थियों को परीक्षा की शिक्षा नहीं दी, परीक्षाओं को बिठाने के लिए तैयार नहीं किया। शिक्षकों को पढ़ाया कि शिक्षक हिंदी कैसे पढ़ाए, शिक्षक अपना दान जो हिंदी के बारे में है वो दान कैसे दे दूसरों को। तो मैं हिंदी पढ़ाता था, तो हिंदी पढ़ाते समय मैं अपना तर्ज बिठाता था कि मैं कैसे कहूँ, हिंदी कैसे पढ़ाए, कि मैं हूँ, हम हैं, तू है, तुम हो, आप हैं। ये प्रारंभिक पाठ हैं, लेकिन उसको गेयता देते हैं। तो गेयता देने पर विद्यार्थी अपने आप उसको कंठस्थ करते हैं, गाते हैं और उसी को अपनाते हैं, अनुकरण करते हैं। तो ये हिंदी पढ़ाने का एक दृष्टिकोण था कि हिंदी यानी जीवन, ये जीवन हमको उनके देना है। ये बात शिक्षकों में थी। ये मैंने काम थोड़ा सा किया। जी। राष्ट्रीय शिक्षक तैयार किए, विद्यार्थी कैसे बनाए, विद्यार्थियों को क्या दिया जाए। परीक्षार्थी बनाना नहीं है, परीक्षा तो अपने आप बन जाएंगे वो, लेकिन उनको एक मनुष्य बनाना है, एक इंसान बनाना है, आगे चलकर देश चलाना है, समाज चलाना है। संस्कार ये डालने के लिए हम शिक्षक काम करते थे। परीक्षार्थी नहीं विद्यार्थी बनाना है, विद्यार्थी नहीं नागरिक बनाना है। और एक तरह से मुझे लगता है कि स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला एक वाक्य आपने कहा कि आपने विषय नहीं जीवन पढ़ाया। जी। और मुझे यहाँ अब चूंकि छोटा मोटा लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, अपनी कविता की 2 पंक्तियां याद आती हैं। उसने पढ़ी आदमी की लिखी किताबें, उसने पढ़ी आदमी की लिखी किताबें, मैं आदमी को पढ़ता रहा। जी। तो आदमी को पढ़ना, आदमी को गढ़ना। जी। आपके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे, इस सारा प्रदीर्घ जीवन काल आपका है। इस पूरे समय में आपको सबसे ज्यादा अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो श्रद्धेय काकू सौ पद्मा फगरे जी रही होगी। आपकी इस पूरी यात्रा में आपकी अर्धांगिनी पद्मा जी की भूमिका को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मैं जो खड़ा हूं, मैंने जो किया, लोग कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक निमित्त मात्र हूं, कारण मात्र हूं। लेकिन कारण और निमित्त पद्मा रही है, श्रीमती जी रही है। ब्याह 1958 का, 1958 के बाद तुरंत ये बाढ़ आई 1961 की। उसके बीच में बहन का इलाज चल रहा था, बहन की बीमारी बड़ी थी, उसके लड़के नहीं होना था, उसको संतान नहीं होनी थी, संतान हुई, संतान का पालन किया माँ के आदेश पर। वो समय ऐसा था कि माँ यानी बड़ी सास जो आदेश देती थी बहू को और पत्नी को करना पड़ता था। उसने अपनी संतान मानकर उसको पढ़ाया, बढ़ाया। वो अपने साथ दूसरे गांव ले गई, उसको बढ़ाया, पढ़ाया, सब कुछ किया, संस्कार उसके रहे। उसने सारे आदमी जोड़े, एक आदमी ऐसा नहीं रिश्तेदार जिसके साथ उसका नाता नहीं है, उसने सबको जोड़ा। भाइयों की शिक्षा की, भाइयों की शादी की। जो भाई दुर्दैव होता है, कभी कभी संघर्ष में होता है, एक ही घर में एक ही मेरे भाई अपना नाम बदल कर रहते हैं, पता तक नहीं होता है, उसका लालन पालन वो करती है, सबका लालन पालन करती है। भाई छोड़ कर जाता है, उसको आने पर संभालती है, अपना समझकर, उसने अपना समझकर, अपना घर समझकर, क्योंकि उसकी माँ के संस्कार ये थे कि ससुराल को दुखाना नहीं, तो ये अपना मायका है और मायके को जोड़ कर रखना है। एक भी ऐसा प्रसंग नहीं जिसमें उसने सेवा दी, अपनी सेवा दी है, पूरा समय दे दिया। बीमारियाँ आई, लेकिन बीमारी को भी उसने साहस के साथ सामने किया। क्या कहूँ मैं जो हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ,
मैं जो चल रहा हूँ वो सारी शक्ति उसकी है। जी तो उसने ये संभाला है। मैं एक ही वाक्य में कहूँगा कि मैं हूँ नहीं, मैं जो कुछ हूँ वो वही है, उसके कारण ये सब है। मेरे विद्यार्थियों के नाते जोड़े उसने। कई विद्यार्थी मेरे घर पर आते हैं, आज भी जो नहीं है नाते रिश्तेदार वो सब घर आते हैं। शिक्षक संघ के लोग घर आते हैं। पूरा शिक्षक महामंडल मेरे यहाँ रहा करता था, उसकी सेवा करती थी। और तभी तो मैंने ये सब परिवार निर्माण किया। परिवार मुझसे निर्माण हो सका। अमदाद बनने की इच्छा भी मेरी नहीं थी। जब लोग घर पर आए थे तो अमदाद बनो, विधायक बनो, तो ना कहने वाली वो पहली रही, लेकिन हाँ कहने पर उसने सब कुछ दे दिया, आने वालों की सेवा की। और बस क्या नहीं है जी उसमें सब कुछ है। दुनिया भर की सारी शक्ति ये जो है वो दुनिया भर की सारी शक्ति उसमें है। और उसी शक्ति ने मुझे उभारा है, मुझे खड़ा किया है। जी जी और मैं चल रहा हूँ, जा रहा हूँ। आज भी वो मुझसे ये कहती है कि नाराज मत हो जाओ, जाओ जो कुछ करना है करो। जी जी बड़ी बात है। सर आपने काकू की सेवा की चर्चा की, आपने उनकी आंतरिक शक्ति की, उनकी ऊर्जा की चर्चा की। उनकी ऊर्जा और शक्ति का एक रूप जो है वो आपातकाल के दौरान भी देखने को मिला। और जितना मुझे पता है कि उस संघर्ष में काकू को जेल यात्रा करनी पड़ी। इस प्रसंग, इस घटना के बारे में कुछ जानकारी देंगे? देखिए, हमारे ऊपर जो संस्कार रहे जी वो संस्कार या तो परिवार, समाज और देश, जी ये अपने रिश्तेदार हैं, अपने नाते निर्माण करने वाले हैं। जब देश पर ऐसा एक प्रसंग आया, जब नाम नहीं लेना चाहिए, उस समय नहीं ठीक है, वो एक कठिन समय था, कठिन समय था, पूरे देश पर था। उस जी पूरे देश पर जी। वो तो निर्माण हुई स्थिति, संकटकालीन स्थिति निर्माण हुई। तो उसने देखा कि इसमें हम कर्तव्य लोगों को बता सकते हैं, ये करना चाहिए, उसमें कूदना चाहिए, इसमें हिस्सा लेना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए, क्रियावान बनना चाहिए, हिस्सेदार होना चाहिए, इस संकट को दूर करना चाहिए, आक्रमण करने चाहिए। तो पहले कृति में लाने की बात थी और वो कृति में लाने का काम उसने किया। सत्याग्रही बनकर उसने जेल भरो आंदोलन भी किया। मेरे प्रसंग में आया था कि शिक्षकों के लिए मैंने जेल भरो कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसने देश पर आपत्ति आई तो देश के लिए जेल भरो आंदोलन किया, सब कुछ किया। और ये भी कहा कि मैं इसके लिए कोई पाई भी नहीं चाहती हूँ। देखिए, प्रसंग ऐसा है कि जो सत्याग्रही बने थे उस समय उनको कुछ दिया गया, लेकिन इसने कुछ दिया नहीं। बड़ी बात है सर। तो ये बात रही कि देश अपना और देश के लिए मैं, ये भावना उसकी रही। यानी अपने परिवार का विस्तार देश तक करना, ये सचमुच अनन्य भावना है। इस पूरी यात्रा में से जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटा होगा जिसने बहुत आनंद दिया होगा, बहुत कुछ ऐसा भी घटा होगा जिसने बहुत क्लेश दिया होगा, दुख दिया होगा। मैं आपसे जीवन का कोई ऐसा जो आपके मन के बहुत निकट हो, ऐसा कोई सुखद प्रसंग यदि आप बांटना चाहें तो, और एक कोई दुखद घटना यदि आप बांटना चाहें तो, निर्णय आपका। ठीक, सुखद घटनाएं मानने की बात है जी। ये सारी घटनाएं जितनी भी हुई है वो मेरे जीवन की सुखद घटनाएं हैं। मैं उनको दुखद नहीं मानता हूँ, उसने भी कभी नहीं माना। ये दुखद घटना है, घटना दुखद है, बाढ़ दुखद है। बाढ़ लोगों को पराया करती है, दूर ढकेल देती है, लेकिन हमने सबको एकत्रित किया। बाढ़ के कारण एकत्र आए। जैसे आज का जमाना है कोरोना ने लोगों को फेंक दिया, लेकिन वो मानती है, मैं मानता हूँ कि कोरोना ने हमको सबके साथ जोड़ दिया, सबका नाता जोड़ दिया। अब दुखद घटना बड़ी बहुत बड़ी है, सुखद घटना है,
सुखद घटना की बात मैं कहूँ आपसे तो उस पर बहुत बड़े प्रसंग आए। एक बड़ा ऑपरेशन था, जीवन में एक बड़ी समस्या थी। तो एक मेरा मित्र, एक नुमोवी का छात्र जो जिसको कोई स्वीकारता नहीं था, जिसे कोई घर नहीं था, जिसके एक बच्ची थी, पढ़ रही थी, पत्नी बच्ची और वो तीनों थे, तो घर नहीं है, पैसा नहीं है, जिसके साथ धंधा व्यवसाय किया उसने उसको धोखा दिया। ऐसी स्थिति में एक दिन वो मेले में यहाँ आया और उसने कहा कि मेरी स्थिति ये है, मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ, लेना पसंद करूँगा पर देना मैं नहीं चाहते हुए भी नहीं चाहूँगा। तो उसने उस व्यक्ति को, पत्नी ने उस व्यक्ति को अपनाया। उसने कहा कि तू कुछ मत दो। उसकी पत्नी और वो व्यक्ति जेल में जाया करते थे फौजदारी के नाते। उसको 2 लाख रुपये दिए, उसको छुड़ाया और फिर उसका परिवार जो है यथास्थित चल रहा है। लड़की जो है इंजीनियर बन गई है, उसको ठीक तरह से मिल रहा है, वो आनंदी है, वो सुखी है। यही हमारा सुख है। और क्या बताएं जी। दुख की बात आप कहें, सुखद तो प्रसंग सभी है। दुख बात इस बात का दुख है कि मैं जिनको चाहता हूँ कि अपने आप आए, अपने आप नाता जोड़े, अपने आप हमारा जो कुछ किया हुआ है, संवारा हुआ है, उसको संभाले और अपना समझकर मेरे यहाँ रहे, अपना परिवार मानकर रहे। लेकिन सभी जिनको हमने अपनाया, बड़ा किया, वही लोग चाहने लगे। एक प्रसंग ऐसा है तो मैं छोड़ देता हूँ जी। लेकिन उनको लगा कि ये बुढ़ापे में है, अब इनकी बुढ़ापे की स्थिति को हम समझ सकते हैं, न जाना ही अच्छा है जी। तो ये एक दुखद प्रसंग ऐसा भी होता है कि लोग नहीं आए। अवस्था को देखकर आज दुनिया जिस प्रकार चल रही है, दुनिया के आधार पर लोग चल रहे हैं, अपने भी लोग चल रहे हैं। तो मैं पत्नी से बात करता हूँ तो कहता हूँ कि हम कोई दूसरे नहीं हैं, पराये नहीं हैं, दुनिया के हैं। दुनिया में जो चल रहा है वही अपने यहाँ चल रहा है। जी। तो इसी पर भरोसा करके आगे चलना है। तो हम मानते हैं सबको, लेकिन हमको यदि कोई मानता नहीं है, क्योंकि इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इस बात को मानकर यदि चलते हैं तो जो है जी दुख नहीं मानना चाहिए। तो ये सर जो आपने बात कही कि जो कुछ घटा वो सभी कुछ सुखद है, ये बहुत बड़ा जीवन दर्शन है। और इसलिए मैंने आरंभ में कहा था कि इस तरह का जीवन दर्शन जो है प्रेरणा का पुंज हो सकता है। शिक्षक आजीवन शिक्षक बना रहता है और यही कारण है कि अवस्था के इस दौर में भी आप आने वाले छात्रों की, छात्राओं की उसी तरह से देखरेख, उसी तरह से साथ संभाल, उसी तरह से सहायता करने के लिए उद्यत रहते हैं जो आप अपने सेवा काल में, अपने यानी जब शिक्षक के तौर पर आप सरकारी नौकरी में थे तब आप किया करते थे। सर, आज की जो स्थिति है उसमें आप यदि हम देखें तो 60 के बाद सेवानिवृत्ति का जो एक समय है, लोग घर में विश्राम करना पसंद करते हैं। स्थिति यह है कि 30 के बाद 30+ जो कहा जा रहा है, वहां जो है शक्तिवर्धक औषधियां आ गई हैं। आप 90+ हैं, 90 की अवस्था आप पार कर चुके हैं, उसके बाद भी आप कार्यालय में नियमित रूप से आते हैं, पूरे समर्पण और पूरे श्रम से अपनी सेवा देते हैं। आपकी इस अखंड ऊर्जा और आरोग्य का मूल मंत्र क्या है? देखिए, इसका मूल मंत्र यही है कि परमात्मा ने जितनी भी समस्याएं खड़ी कर दी, उन समस्याओं को जिस प्रकार मैं मुंहतोड़ जवाब देता रहा, यही इसका रहस्य है। पहली बात। दूसरी बात, बाढ़ के बाद जब मैं अध्यापक संघ, अध्यापक वसाहत मैंने निर्माण की 1969 में, जी, तब से लेकर मैं 30 साल लगातार
पहाड़ी पर जाता रहता हूँ। तरगाई पहाड़ी है, वहाँ पर स्वास्थ्य के लिए, व्यायाम के लिए पहुँचता हूँ। नियमित व्यायाम, नियमित सूर्य नमस्कार और नियमित हंसना, नियमितता रखना, ये जितना हो सके उतना करें। स्वास्थ्य का रहस्य वही है। स्वास्थ्य का रहस्य यही है कि डॉक्टर के पास पहुंचना नहीं, बल्कि हम अपने आप को डॉक्टर बनाएं, वैद्य बनाएं, निजी सहायता निजी स्वयं करें। मैं एक पहाड़ी पर जाया करता था, व्यायाम किया करता था। ओंकारेश्वर जो मुठा नदी है वहाँ पर तैरने जाता था। व्यायामशाला में व्यायाम घूमने जाता था। स्कूल में व्यायाम पाठशाला है तो पाठशाला में घूमने जाता था। जब भी कभी समय मिलता है तब मैं पैदल जाने की कोशिश करता था और पैदल जाना आना मेरा काम रहा है। मेरे स्वास्थ्य का रहस्य मानो यही है कि मैं नित्य नियमित काम करता हूँ, नित्य नियमित उतना ही खाता पीता हूँ और आता हूँ यहाँ। एक इच्छा है, घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी लगता है कि मेरे जीवन का ये हिस्सा मुझे बाकी है, करना है, ये काम पूरा करना है। आज भी मेरे दिमाग में बातें चल रही है, वर्धा से बातें हो रही है कि आप किस प्रकार की परीक्षाएं दे रहे हैं। ये परीक्षाएं लेना है तो परीक्षा का प्रारूप बनाइए। मैं यहाँ पर बुलाता हूँ शिक्षक को, ये शिक्षण अभ्यासक्रम तैयार करता हूँ, उनको भेज देता हूँ। इच्छा ये रही। सेकेंडरी स्कूल में एसएससी बोर्ड में मैंने पुस्तकों का काम किया। वही रहा कि जो जीवन साध्य है वो जीवन साध्य बातें करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, अर्थात अपना काम नियमित रूप से करते रहें, जो मिले उसको पूरे आनंद के साथ करें। व्यायाम जो है नियमित रूप से करें, शुद्ध हवा, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने कहा। और आपने इंगित किया कि भोजन भी जो है जो यथा योग्य है उतना ही ग्रहण करना। और मुझे लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए ये आरोग्य का, स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा मंत्र जो है आदरणीय सर ने दिया है, जिस पर विचार करना और केवल विचार नहीं करना, उस पर क्रियान्वयन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। सर छोटे छोटे एक दो प्रश्न और मैं आपसे करना चाहूँगा। आज यदि आप पलटकर अपना पूरा जीवन देखते हैं जी, तो फगरे सर यदि हिंदी के प्रचारक नहीं होते, शिक्षक नहीं होते, तो क्या होते? प्रश्न बड़ा विकट कठिन ऐसा है। मैं यदि हिंदी शिक्षक न होता, हिंदी पढ़ाया मैंने नहीं होता, तो शायद आज की जो पढ़ने वाली पीढ़ी है, आज के जो शिक्षक हैं, वो आज के रूप में मुझे दिखाई न देते, हिंदी के रूप में दिखाई न देते, हिंदी के प्रति निष्ठा रखने वाले शिक्षक दिखाई न देते। इतना ही वातावरण कुछ अलग हो जाता। जी जी, तो हिंदी पढ़ाने के लिए शिक्षकों की एक पूरी पीढ़ी जो है वो जयराम गंगाधर फगरे सर जी ने तैयार की, खड़ी की, ये इनके जीवन का सार है। सर एक अंतिम प्रश्न, आज की युवा पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो इतना संदेश, आज संदेश देने के लिए हमारे सामने बहुत बड़े उदाहरण हैं। मोदी जी का उदाहरण रखिए, एक मोदी जी सामने रखेंगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपका पूरा वर्तमान बदल जाएगा। आज गांधी जी ने जो प्रचार का काम शुरू किया, वही काम आज मोदी जी कर रहे हैं। आज विश्व में हिंदी फैलाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जी निश्चित। यदि मोदी जी जैसे युवा आप बनते हैं, मोदी जी जैसे काम करते हैं, मोदी जी जितनी विश्रांति देते हैं, विश्राम देते हैं, उतना देते हैं, तो मुझे लगता है कि बदल होने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने शिक्षा में बदल किए, हर भाषा, हर विषय, मातृभाषा में पढ़ाने की व्यवस्था उन्होंने की है जी। शिक्षा प्रणाली में बदल किया है। एक देश, एक भाषा,
एक सभी एक होने की बात उन्होंने की है, लेकिन लोग जानने वाले नहीं हैं। लोग जानने वाले निकले और लोग समझे कि आज क्या चल रहा है, जो चल रहा है उसका अनुसरण करने की बात करें, अच्छे को अच्छा कहे, बुरे को बुरा कहे, इतना ही संदेश दे सकता हूँ। अच्छा अच्छा है, बुरा बुरा है, लेकिन अच्छे को बुरा मत समझो, बुरे को अच्छा मत समझो, अपने आप सब धुल जाएगा। तो आदर्श हमारे सामने है जी जी। आज के जमाने में आदर्श हमारे सामने है, उस आदर्श पर चलने की कोशिश करें, यही संदेश है। तो युवाओं को सर का जो संदेश है वो एक तरह से नमो मंत्र है। हम आशा करते हैं कि युवा पीढ़ी इस पर गहराई से विचार करेगी, उन सारे बिंदुओं पर भी विचार करेगी जिनकी चर्चा हमने आदरणीय जयराम गंगाधर फगरे सर से की। एक ही बात है जी, जो अपना कमाया हुआ है, जो अपनी स्थायी संपत्ति है, जो कष्ट के कारण, परिश्रम के कारण प्राप्त की हुई, वो मेरी नहीं है, अपनी नहीं है, वो किसी सार्वजनिक हित के लिए दी जाए। जी, ये एक दृष्टिकोण रखना चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, जो कमाया हुआ है उस पर दूसरे का अधिकार है, और दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये वृत्ति होनी चाहिए। मैं का विसर्जन, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो है सर ने कही। तो दर्शकों, ये था 90 वर्षीय चिरयुवा अखंड कर्मयोगी जयगम फगरे सर से हमारा संवाद, और मेरा ये विश्वास है कि सर का व्यक्तित्व और कृतित्व समाज के लिए निश्चित तौर पर प्रेरणा का स्रोत रहेगा, प्रेरणा का पुंज रहेगा। मित्रों, यदि आप भी किसी ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं जिनसे समाज कुछ ग्रहण कर सके, तो निश्चित तौर पर हमें बताएं। हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिलेगा। संवाद के किसी अगले अंक में आप सबसे पुनः मुलाकात होगी, पुनः भेंट होगी। सर, आप ने हमारे लिए समय निकाला, समय दिया और एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। सभी मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे संवाद होते रहे, ऐसे ही भाषण संभाषण होते रहे, लोगों के सामने कम से कम क्या करना चाहिए इसके बारे में स्पष्टता निर्माण करने का वातावरण निर्माण होना चाहिए। यही काम आपने किया है, आपको धन्यवाद। जी, धन्यवाद।